नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथान्य में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने गणित विषय के अंदर अध्याय 10 पिछले भाग के अंदर प्रश्नमाला 10.1 पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी है जो हमको हमेशा के लिए ध्यान रहनी चाहिए। सबसे पहला है माध्यिका क्या होती है। आपने पिछली क्लास के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा होगा, क्लास 9वीं के अंदर। तो हम 10वीं के अंदर वापस देख लेते हैं। इसके अंदर कोई भी एक त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष हैं। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वही माध्यिका कहलाती है, या फिर किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है वो हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, माध्यिका, एक त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं होती हैं। देखो, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु। माध्यिका सम्मुख भुजा को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। और माध्यिका का जो तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती है उस बिंदु को कहते हैं संगम बिंदु, जो संगामी रेखा के नाम संगामी बिंदु कहलाता है। और ये माध्यिका का जो बिंदु है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, मतलब ये 2 है तो ये कितनी है, 1। इसी प्रकार ये 2 है तो ये कितनी है, 1। ये 2 है तो ये कितनी है, 1। तो ये होगी हमारी माध्यिका। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, भुजाओं के लंब अर्धक या लंब समद्वि भाजक। इसमें क्या है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब भुजा का लंब अर्धक कहलाता है। इसमें क्या है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। अब इसमें क्या, मान लो कोई भी एक भुजा ले ली, उसका लंब समद्वि भाजक करना है। तो लंब समद्वि भाजन होता है जो इस भुजा के बीचों बीच से 90 डिग्री बनाते हुए एक जो रेखा निकलती है वो लंब समद्वि भाजक होता है। अब इसमें क्या है, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और ये इसमें बराबर होगा। इसी प्रकार इस भुजा के अंदर भी 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर और ये दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार इस भुजा के अंदर भी यहाँ 90 बनेगा और ये बराबर होगा। और जो ये तीनों रेखा आपस में मिलती हैं वो संगम बिंदु हो गया। अब इसके अंदर आपको किसी भी भुजा का लंब समद्वि भाजक ज्ञात करना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना है। उसके बाद अपने जो प्रकार है, प्रकार की सहायता से इसको हम लंब समद्वि भाजक करते हैं रचना के लिए। तो इसमें आधा से ज़्यादा प्रकार खोलना और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे खोलना। अब इसी चाप को ऊपर और दूसरे बिंदु से काटना और दोनों कटान बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो दोनों बराबर और 90 डिग्री का कोण भी बनता है। ये लंब समद्वि भाजक होता है। आपने छोटी क्लासों में भी ये पढ़ा है। तो समझ में आ गया, लंब के अंदर क्या होता है, भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना और 90 डिग्री कोण बनाना। उसके बाद है कोणों के समद्वि भाजक। अब क्या है, त्रिभुज के किसी कोण के समान 2 भाग करने वाले रेखाखंड को त्रिभुज के कोण समद्वि भाजक कहलाते हैं। मान लो एक कोई त्रिभुज ले लिया, इसके अंदर क्या हुआ, जो ये कोण है 3, उनमें से किसी एक कोण को भी अपन 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये कोणों का समद्वि भाजन हो गया, मतलब कोणों को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है शीर्ष लंब। वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने से प्राप्त को त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहलाता है। देखो, कोई भी एक त्रिभुज है, कैसा भी हो सकता है, सम्मुख शीर्ष से, मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर सीधा 90 डिग्री का कोण बनाता है, वह शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कोई जरूरी नहीं है सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, लेकिन जो ये शीर्ष लंब वाली रेखा भुजा होगी वो उस पर 90 डिग्री का कोण जरूर
बनाएंगे। अब अगला पॉइंट है संगामी रेखाएं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे हैं तो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे इसी बिंदु से बहुत सारी रेखाएं निकलती है तो ये कौन सी रेखाएं कहलाई? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार ये हमारे बेसिक कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका अगला बिंदु लेते हैं अंत के अंदर और परि के अंदर। उससे पहले अपन क्या करेंगे, एक प्रमेय करेंगे जो इसी माध्यक के सिद्ध करेंगे कि जो ये त्रिभुज है इसके अंदर जो माध्यिका होती है जिसका तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु है वो इसको माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती हैं। इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं हम प्रमेय। तो हमारे ये प्रमेय है त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। जैसा प्रश्न है, एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। त्रिभुज की माध्यिकाएं, अब इसके अंदर माध्यिकाएं बनाएंगे तो माध्यिका क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी या नहीं बांटेगी? और ये भी लो, और तीसरी माध्यिका है ये लो। हमने नाम दे दिया ABC, यहाँ नाम दे देंगे D, E और यहाँ पर F, यहाँ पर नाम दे देते हैं O। ये हमारी 3 माध्यिकाएं बना दी त्रिभुज ABC के अंदर। अब क्या करना, यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती। मतलब जो माध्यिका का जो बिंदु है संगम बिंदु, ये माध्यिका को 2:1, 2:1, 2:1 में विभाजित करनी है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं कौन कौन सी है? AD, फिर BE व CF। कहाँ पर मिलती है? O पर प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आ गया? ये आपको दे रखा है और हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती हैं, अर्थात AO बटा OD 2:1 में विभाजित करती हैं, या BO बटा OE 2:1 में, या CO बटा OF 2:1 में। समझ में आ गया? इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AO अनुपात OD बराबर 2:1, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले रचना करनी होगी। इसके लिए रचना के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये AD माध्यिका है, अब तीनों आपको हल करने की जरूरत नहीं है, हम किसी एक माध्यिका को लेकर हल करेंगे और बाकी जो इसी प्रकार में हम लिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, एक माध्यिका ले ली A और D। इस माध्यिका को क्या करना है, आगे G तक बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है? G तक। ये बढ़ा दिया। और B को G से मिलाना है और C को भी G से मिलाना है। ये हमने किससे किया? रचना से किया है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में माध्यिका AD को G तक बढ़ाया, G तक इस प्रकार बढ़ाया
जो ये किसके हिसाब से बढ़ाना है, आपको AD को इतना बढ़ाना है कि ये पूरी दूरी और ये पूरी दूरी बराबर हो जाए। किसके? AO और OG क्या हो जाए? बराबर हो जाएं। तो यहां लिख देंगे AO बराबर GO। इस प्रकार बढ़ाना है कि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होनी चाहिए। इस प्रकार हम इस भुजा को आगे बढ़ाया, मतलब जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये होनी चाहिए AD को आगे बढ़ाने पर। अब अपन क्या करेंगे, और इसमें B को G से और C को G से मिलाया तथा B व C को G से मिलाया। उसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। अब हम उत्पत्ति के अंदर लिखेंगे, हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, एक प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय। इसमें क्या है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो मैं लिखता हूं, देखो, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती हैं। ये आपके 9th क्लास में था। क्या है, कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी दो भुजा ले लो, ये दो ले सकते हो, ये दो ले सकते हो, ये दो ले सकते हो। इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और इसकी आधी भी होती है। ये यदि 10 होगी तो ये कितनी होगी? 5 होगी, लेकिन ये होगी दोनों समांतर होगी। यही हमारा प्रमेय है। तो ये प्रमेय इसके अंदर यूज होगा। तो देखें, सबसे पहले हम इसके अंदर त्रिभुज लेते हैं ABG। तो यहां लेंगे त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ABG में इसके अंदर देखो बिंदु जो F दिख रहा है वो AB का मध्य बिंदु है या नहीं है? क्योंकि ये CF एक माध्यिका है जो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम यहां लिख सकते हैं F AB का मध्य बिंदु है और बिंदु O AG का मध्य बिंदु है। क्योंकि हमने रचना से क्या किया था, AO जितना है उतना ये लेना है। तो OB क्या हो गया? AG का मध्य बिंदु, और FB क्या हो गया? AB का मध्य बिंदु। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABG में F व O क्रमशः AB व AG का मध्य बिंदु है या नहीं है? F और O इसका और इसका मध्य बिंदु है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां से हम कह सकते हैं यदि त्रिभुज के अंदर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो इस त्रिभुज के लिए तीसरी भुजा इसके समांतर होगी या नहीं होगी? मध्य बिंदु प्रमेय से तो है, ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, क्योंकि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के मध्य बिंदु इसके समांतर है। तो हम लिखते हैं यहां, क्या लिखेंगे? FO समांतर किसके? BG तथा अब देखो ये इसके समांतर है तो ये भी तो इसके समांतर होगा, क्योंकि ये और ये एक ही रेखा के भाग है। तो यहां पर लिख देंगे OC BG के समांतर, OC समांतर BG। समझ में आ गया? समीकरण नंबर क्या देना है? 1 देना है। क्या किया हमने? ये त्रिभुज लिया ABG, इसके अंदर मध्य बिंदु F, मध्य बिंदु O है,
और मध्य बिंदु प्रमेय से क्या है, जब भुजाओं की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो हम मध्य बिंदु प्रमेय से हमने क्या किया, इन दोनों को समांतर कर दिया, और ये एक ही रेखा के भाग है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, समांतर हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो ये वाला है EO वो किसके समांतर है, देखो इसके समांतर होगा या नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज ACG में, यहां लिखते त्रिभुज ACG में, पहले ये वाला त्रिभुज लिया था, अब मैं ACG ये वाला त्रिभुज लेता हूं, इसके अंदर भी देखो AC का मध्य बिंदु E है या नहीं है, क्योंकि एक माध्यिका है और ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, और AG का मध्य बिंदु वो तो है ही, तो ये भी एक दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो गई, जो किसके समांतर होगी, तीसरी रेखा के समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं OE समांतर CG। तो पहले यहां लिख दो बिंदु E और O, यहां पर बिंदु लिख देना, बिंदु E व O क्रमशः AC व AG का मध्य बिंदु है या नहीं है, ये भी इस भुजा का मध्य बिंदु है और O भी इस भुजा का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, EO समांतर क्या लिख देंगे, CG, एवं अब ये इसके समांतर है, तो ये भी तो इसके समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा एक ही रेखा के तो भाग है, तो यहां लिख देंगे BO समांतर CG। समझ आ गया, ये और ये समांतर हो गया। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब देखो 1 व 2 से हमें क्या चीज मिली, हमने इस भुजा को और इस भुजा को समांतर कर दी कि, यानी कि समीकरण 1 में देखो OCBG और BO रेखा CG के समांतर कर दी कि, यानी कि समीकरण नंबर 2 में देख लो BO समांतर CG। यदि किसी चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर है, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो यह हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, चतुर्भुज कौन सा, पूरा BGCO एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, उसके विकर्ण दो बराबर भागों में संधि विभाजित करते हैं, मतलब जो इसके ये दो विकर्ण हैं ये संधि विभाजित करेंगे, मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होंगे और ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज हमने आमने सामने की भुजाएं समांतर कर दी है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अतः BD बराबर CD। ये दोनों बराबर हो गए, ये तो हमें पहले ही पता ही था, क्योंकि माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती है। अब यहां से एक और आएगा OD बराबर DG, समझ में आ गया, ये और ये भी तो बराबर आ गया, तो इसको समीकरण नंबर क्या देंगे, 3 दे देंगे। अब हम पुनः जाएंगे, पुनः रचना से, हम पुनः रचना से क्या किया था बताओ, AOGO बराबर कर दिया था, तो यहां रचना का लिखेंगे AO बराबर GO। अब देखो AO तो ये पड़ा, GO ये पड़ा, अब GO को दो टुकड़ा में बांट सकते हैं अपन क्या, तो यहां लिखेंगे AO बराबर, GO को लिख सकते हैं OD प्लस DG, OD प्लस DG,
देखो जीओ पूरी है, उसको मैंने आधे आधे टुकड़ों में जोड़कर लिख दिया है। अब हमको ये भाग तो हमने रचना से किया, इसको तो रखना नहीं है, अपन को इस भाग के रूप में ले लेंगे। तो बताओ, और हम समीकरण 3 भी क्या जानते हैं, ओडी और जीडी बराबर है। ओडी और जीडी क्या है, बराबर है। तो मां जी भी जहां लिखा हुआ उसकी जगह मैं ओडी भी तो वापस लिख सकता हूं। तो यहां से हो जाएगा ए ओ बराबर ओडी प्लस जीडी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, ओडी, क्योंकि समीकरण 3 से हमने रचना से किया था, इसको और इसको बराबर किया। तो यहां से अब क्या निकल गया, ए ओ बराबर 2OD, ये आ गया। अब ये गुणा में इधर लाएंगे तो यहां हो जाएगा ए ओ बटा ओ डी बराबर 2/1, ये हमने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, BOOE बराबर COOF बराबर 2/1, इतनी सीधा, ये हमारा पूर्ण हुआ। देखो कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर 3 माध्यिका बनाई जो दी गई है और ओ पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमें सिद्ध ये करना है कि इसका और इसका अनुपात 2:1, इसका और इसका अनुपात 2/1, इसका और इसका अनुपात 2:1 है। तो हम किसी एक माध्यिका को लेकर हल कर लेंगे। तो हमने माध्यिका ली थी ए और डी, इसको AD को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ए और OG बराबर हो जाए। तो हमने रचना से ये कर लिया। फिर क्या किया, इस रेखा को और इस रेखा को मिला दिया। फिर हम उत्पत्ति में एक मध्य बिंदु पर में लिया था कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आदि होती है। तो हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं ना, ABG एक त्रिभुज है, उन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो ये पूरी AB भुजा, इसका मध्य बिंदु F है क्योंकि ये माध्यिका है, और A और G का मध्य बिंदु O है। क्यों है, क्योंकि हमने रचना से बराबर किया था। अब ये दोनों मध्य बिंदु है तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा इसके समांतर होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में यही तो किया, इसको बराबर किया। अब ये और ये एक ही रेखा है तो इसको हम बराबर करके समीकरण नंबर 1 दिया। इसी प्रकार ACG त्रिभुज लिया, उसके अंदर भी देखो मध्य बिंदु पर में लग रहा है, AC का मध्य बिंदु E और AG का मध्य बिंदु O, इन दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमने क्या किया, OEGC और ये किस रेखा के, तो ये दो भी समांतर होंगे, तो BO और GC हमने दूसरी समीकरण में लिखा है समांतर में। अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, आमने सामने की भुजा समांतर हो गई, और आमने सामने की भुजा समांतर हो गई तो वो कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर। और समांतर चतुर्भुज की हमारी विशेषता है विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटना, मतलब ये दोनों विकर्ण बराबर, ये दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं आपस में। तो यहां से अपन को क्या मिल गया, OD बराबर DG, देखो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, OD बराबर DG मिल गया। अब पुनः हम रचना में चले गए, रचना में AO बराबर GO, ये रचना से रखा था आपने, तो ये GO को अपन इस पूरे GO को OD और GD के रूप में लिखा, और GD का मान OD के रूप में लिख दिया समीकरण 3 से। तो OD और OD कितने हो गए, 2OD। अब AO यहाँ रखा, OD को नीचे लिया तो 2:1 हो गया। इसी प्रकार में बाकी वाले लिखने हैं। तो इस प्रकार हमने ये प्रमेय किया था, माध्यिकाएं किस अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 में। अब हम आगे चलते हैं, एक अंतःकेंद्र और परिकेंद्र क्या होता है। तो हम इसके अंदर एक पॉइंट समझते हैं, एक तो होता है परिकेंद्र और दूसरा होता है अंतःकेंद्र। इन दोनों के बारे में जानने से पहले हम कुछ देर पहले ये पढ़ा था कि भुजाओं का लंबसमद्वि भाजक और कोणों का समद्वि भाजक या अर्धक। तो देखें इसके अंदर भुजाओं का लंबसमद्वि भाजन करना आता है। कोई भी एक भुजा है उसका लंबसमद्वि भाजन होता है, उसके बीचों बीच में एक 90 डिग्री रेखा आती है। और कोणों का समद्वि भाजन होता है किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटना।
अब यही चीज अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के अंदर होती है। जैसे कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये ले लिया, इस त्रिभुज के अंदर भुजाओं का लंब समद्विभाजन करेंगे, अर्थात जो ये भुजा है उसका लंब समद्विभाजन किया, अर्थात ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना दिया और ये दोनों बराबर कर दिए। इसी प्रकार इस भुजा का भी लंब समद्विभाजन किया, ये हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री बना। इसी प्रकार इस भुजा का भी लंब समद्विभाजन किया तो ये हो गया। अब हमने प्रमेय 1 में पढ़ा था, किसी भी भुजा का लंब समद्विभाजन रेखा जो होती है उस भुजा के ऊपर कोई भी बिंदु ले लो, वो शीर्षों से समदूरस्थ होती है, मतलब उस दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगी। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु लोगे वो इससे और इससे समान दूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमने लंब समद्विभाजन खींचा है। और ये भी बराबर होगी, मतलब इस लाइन पे कहीं पर भी कोई भी बिंदु लोगे वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होंगे। हमने बिंदु यहाँ ले लिया, मान लो मैं मान लो यहाँ बिंदु ले लिया, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी या नहीं होगी? होगी। अब इसी प्रकार इस भुजा के लिए भी तो हमने लंब समद्विभाजन किया, तो इस रेखा पर भी कोई भी दोनों बिंदुओं से दूरियां बराबर होगी, तो ये दूरी और ये दूरी भी तो बराबर है। तो इसी प्रकार ये पॉइंट ले लिया तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होगी, क्योंकि इस बिंदु से शीर्ष की और इस बिंदु से शीर्ष की दूरी है, क्योंकि यही रेखा का लंब समद्विभाजन किया हुआ इसी रेखा के ऊपर। तो हम यहाँ से ये दूरी और ये दूरी भी तो बराबर मिल गई। अब तीनों से क्या मिला हमें? इस रेखा के लंब समद्विभाजन से ये दोनों दूरियां बराबर मिली, इस रेखा के लंब समद्विभाजन से ये दोनों दूरियां बराबर मिली, अर्थात ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तीनों आपस में बराबर हुई या नहीं हुई? मतलब ये 1 2 3 तीनों आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अब इस बिंदु से तीनों शीर्ष की दूरियां बराबर है, तो इसको R मानते हुए एक वृत्त की रचना की, और यही वृत्त कौन सा है? परिवृत्त है। समझ में आ गया? क्या हुआ? जो इस रेखा का लंब समद्विभाजन से जो संगम बिंदु है उससे इस तीनों शीर्षों से दूरियां समान है, और इसको त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचा जो तीनों शीर्षों से स्पर्श करते हुए चलता है, वही हमारा परिवृत्त कहलाता है। और जो इसका केंद्र होता है वह परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो यही है, भुजाओं के लंब समद्विभाजन से क्या मिलता है? परिकेंद्र। समझ में आ गया? और दूरियां किससे समदूरस्थ होती है? शीर्षों से समदूरस्थ, शीर्षों से समदूरस्थ होता है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं कोणों का समद्विभाजन से क्या होता है। तो हम कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं वापस, इसके अंदर कोण का समद्विभाजन किया। प्रमेय नंबर 2 क्या था? किसी भी कोण के समद्विभाजन से रेखा पर कोई भी बिंदु होगा तो दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होगा, होगा या नहीं होगा? तो यहीं पर देखो, इस कोण का समद्विभाजन किया तो इस पर कोई भी बिंदु लोगे तो दोनों भुजाओं से क्या होगा? बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। इसी प्रकार इस कोण का भी समद्विभाजन किया तो ये रेखा आई, तो इनका भी दोनों भुजाओं से क्या होगी? दूरियां समान होगी। तो यहाँ से ये दोनों दूरियां समान है, और यहाँ से ये दूरी और ये दूरी समान है। अब इसी प्रकार इस कोण का समद्विभाजन किया तो ये दूरी समान है, तो यही रेखा ये और ये समान हो गया। तो यहाँ से क्या मिला? इस बिंदु के लिए, इस अर्धक रेखा के लिए ये दोनों दूरियां समान है, इस अर्धक रेखा के लिए ये दोनों दूरियां समान है, इस अर्धक रेखा के लिए ये दूरियां समान है। तो ये तीनों R बराबर हुए या नहीं हुए? तो इसको अंतःवृत्त के लिए R मानते हुए एक अंदर वृत्त बनाएंगे जिसका नाम होता है अंतःवृत्त, और जो ये केंद्र होगा वह अंतःकेंद्र कहलाता है। समझ में आ गया? तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, भुजाओं के लंब समद्विभाजन से आपको परिवृत्त का निर्माण होता है, और उसका जो भी केंद्र होता है वो परिकेंद्र कहलाता है, जो शीर्षों से समदूरस्थ होती हैं। और कोणों का समद्विभाजन के लिए क्या करेंगे? अंतःवृत्त बनता है, और जिसका केंद्र होता है वो अंतःकेंद्र कहलाता है। और इसके लिए क्या होता है? भुजाओं से समदूरस्थ होती है, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ। देखो, भुजाओं से, इस भुजा से ये समान दूरी, इस भुजा से समान दूरी, इस भुजा से समान दूरी पे है। इसके लिए अंतःवृत्त और इसके लिए परिवृत्त का निर्माण होता है।
तो आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम 10.2 करेंगे और आज के लिए होमवर्क के लिए आपको 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मिलाना है। इसी के बेस पे है अंत केंद्र और परिकेंद्र। तो आज हम विराम देते हैं। धन्यवाद।